हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो इससे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था, वो टॉपिक हमारा हो गया था भाग 1। इससे पहले जो सेकंड भाग था उसमें थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम थी, तो इसलिए उसी छोटे से भाग को हम लोग दोबारा करेंगे थोड़ा और टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना? इससे पहले वाली क्लास बहुत छोटी हुई थी, 20 एक मिनट की क्लास हुई थी, इसमें वो पूरा हो नहीं पाया था। चलो भी शुरू करते हैं अपने। आज हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है, तरंग हमने पूरा कर लिया था और ध्वनि किसे कहते हैं, क्या है, कितने प्रकार की, आदि आदि गुण वगैरह सब बिंदुओं पर हम लोग आज व्यापक स्तर पर बात करने वाले हैं। ठीक है, एक बार सर वॉइस थोड़ी सी देख लेना है ना, सही आ रही होगी। चलो, स्पीकर ऑन, स्पीकर, इसे वॉइस बाहर सुनाई देगी? हाँ ठीक है, इसको चलने दो बोले। चलो भाई, अब देखो, पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अपने कर लेते हैं। ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। ध्वनि उत्पन्न होने के पीछे कारण होता है कंपन। तो ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। पहला पॉइंट ये है कि ध्वनि के उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो भी ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। ठीक है, दूसरा बिंदु यह है कि जैसे मनुष्य कोई आवाज बोलता है, तो हमारा जो श्वास है वो जब बाहर निकलता है, तो हमारे कंठ के स्वर यंत्र जो होते हैं, वाक तंतु, उनके बीच में एक महीन झिल्ली होती है, वो कंपन करती है, उससे साउंड उत्पन्न होता है। तो स्वर यंत्र, स्वर यंत्र यानी कि जो हमारा कंठ है के वाक तंतु, जो वाक तंतु होते हैं, वोकल नोट्स होते हैं, वाक तंतुओं के मध्य स्थित महीन झिल्ली, महीन झिल्ली के, महीन झिल्ली के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। महीन झिल्ली के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, एक बेसिक बात याद रखो। अच्छा, ध्वनि के संचरण के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? माध्यम की जरूरत होती है। बिना माध्यम के ध्वनि का संचार संभव नहीं है। जैसे ध्वनि ठोस में चल सकती है, द्रव में चल सकती है, गैस में चल सकती है, लेकिन क्या निर्वात में ध्वनि का संचरण संभव है क्या? तो आपको याद रखना है, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये, संचरण हेतु, ध्वनि संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि संचरण के लिए कोई माध्यम चाहिए, बिना माध्यम के ध्वनि का संचरण हो नहीं सकता। अच्छा, जिन तरंगों के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है, वे तरंगे होती है प्रत्यास्थ तरंगे। तो ध्वनि संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः ध्वनि तरंगे प्रत्यास्थ तरंग होती है, तरंग होती है है ना? ध्वनि तरंग एक प्रकार की प्रत्यास्थ तरंग होती है। अच्छा, जिनको हम प्रत्यास्थ तरंग बोलते हैं, उनको हम मैकेनिकल तरंग भी बोल देते हैं, यांत्रिक तरंग। प्रत्यास्थ तरंग बोल दो चाहे यांत्रिक तरंग बोल दो, बात एक ही है। प्रत्यास्थ तरंग या यांत्रिक तरंग एक ही बात है, मैकेनिकल वेव बोल सकते हो आप इसको। अच्छा, जिसमें प्रत्यास्थता गुण ज्यादा होगा, उसमें ध्वनि का संचार भी ज्यादा होगा। प्रत्यास्थता का मतलब होता है इलास्टिसिटी, अर्थात किसी पदार्थ के एक कण का अपने विचलन के उपरांत अपनी मूल स्थिति में वापस लौट आना, ये होता है प्रत्यास्थता। जैसे आपने देखा होगा, वापस अपनी मूल स्थिति में आ जाती है। गुलेल से पत्थर फेंकते हैं तो गुलेल का जो रबड़ होता है वो वापस अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। ठीक ऐसे ही ठोसों में जब कंपन होता है, तो कंपन के बाद में कण वापस अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। तो पुनः अपनी मूल स्थिति में किसी पदार्थ के कणों का, किसी माध्यमिक कणों का लौटना, यह प्रत्यास्थता कहलाता है। तो ध्वनि संचरण हेतु किसका गुण आवश्यक है? प्रत्यास्थता गुण आवश्यक है। ध्वनि संचरण हेतु माध्यम में प्रत्यास्थता गुण होना चाहिए। ध्वनि संचरण हेतु माध्यम में प्रत्यास्थता गुण आवश्यक है। प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी का गुण आवश्यक है। प्रत्यास्थ गुण होना बहुत जरूरी है। बिना प्रत्यास्थता के ध्वनि तरंगों का संचरण संभव नहीं हो सकता। अब माध्यम में प्रत्यास्थता किस में ज्यादा होगी, किस में कम होगी?
माध्यम में प्रत्यास्थ गुण होता है, ठीक है ना। तो माध्यम में प्रत्यास्थता कैसी होती है, देखो जैसे कोई सॉलिड है, ठोस है, ठोसों में प्रत्यास्थ गुण सबसे ज्यादा होता है, द्रवों में प्रत्यास्थ गुण ठोसों की तुलना में कम होता है, गैसों में प्रत्यास्थ गुण न के बराबर होता है, गैसों में प्रत्यास्थ गुण न के बराबर होता है, बहुत कम प्रत्यास्थ गुण देखने को मिलता है, जबकि निर्वात में तो प्रत्यास्थता होती ही नहीं है। इसका मतलब अगर ठोस में प्रत्यास्थता ज्यादा है, द्रव में उससे कम है, गैस में उससे कम है, तो जिसमें प्रत्यास्थता ज्यादा होगी ध्वनि का संचरण उसमें ज्यादा होगा। कहने का मतलब ध्वनि का वेग जो है वो प्रत्यास्थता के समान अनुपात में होता है, ध्वनि का जो वेग होता है वो समान अनुपात होता है किसके, माध्यम में प्रत्यास्थता गुण के, ठीक है ना। इलास्टिसिटी का जो गुण होता है उसके समान अनुपात में ध्वनि का वेग। अब बताओ प्रत्यास्थता ज्यादा किसमें, ठोस में, ध्वनि का वेग भी ज्यादा किसमें होगा, ठोस में होगा। तो इस प्रत्यास्थता गुण के आधार पर ध्वनि का वेग या ध्वनि की चाल का क्रम क्या होगा, तो ठोस में ध्वनि की स्पीड है वो ज्यादा होगी, द्रव में कम होगी, गैस में और कम हो जाएगी। निर्वात में ध्वनि का संचरण संभव नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि प्रत्यास्थता नहीं होती, निर्वात में कोई माध्यम भी नहीं होता, इसलिए उसमें ध्वनि का संचरण भी संभव नहीं है, ठीक है ना। जैसे अंतरिक्ष में जाने पर क्या हम आपस में बात कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर निर्वात है, ठीक है ना, वहां पर ध्वनि तरंगों का संचरण संभव नहीं हो सकता। तो निर्वात में ध्वनि का संचरण संभव नहीं, निर्वात में ध्वनि का संचरण संभव नहीं, ठीक है ना, निर्वात में ध्वनि का संचरण संभव नहीं होता। ऐसा समझाने के लिए हमने एक प्रैक्टिकल किया था जिसका नाम था बेलजार प्रयोग। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि एक बेलजार लेते हैं, एक पात्र लेते हैं जिसमें हम निर्वात कर देते हैं और उसमें घंटी बजाते हैं, तो ध्वनि तरंगों का उस बेलजार पात्र से बाहर आना संभव नहीं हो पाता, जिससे स्पष्ट होता है कि निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं हो सकता। तो बेलजार प्रयोग का संबंध किससे है, तो बेलजार प्रयोग इस बात को प्रदर्शित करता है कि निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं हो सकता। इस बात को समझाने के लिए किए गए प्रयोग को हम क्या बोलते हैं, बेलजार प्रयोग बोलते हैं। ये हमारे थर्ड ग्रेड में भी अब की बार ये पूछा था, 2000 अपने 26 के पेपर में, 25-26 में। चलो भाई ये वाली प्रॉपर्टी होगी। अब हम और आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब एक चीज और देखो, ये साथ साथ में समझते रहना भाई पॉइंट को, है ना। अब पॉइंट ये है कि जब कोई कण में कंपन होता है, जैसे इस कण में कंपन हुआ, ये कण यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हुआ, जैसे ही कंपन समाप्त होगा ये कण वापस अपने मूल स्थिति में चला जाएगा। तो जब किसी कण के कंपन के उपरांत वह पुनः अपनी मूल स्थिति में लौट जाता है, तो इसका मतलब कंपित कणों का विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। तो ध्वनि संचरण में माध्यम के कणों का विस्थापन सदैव क्या रहता है, शून्य रहता है। विस्थापन आपको बताया प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की सीधी और न्यूनतम दूरी। तो ध्वनि संचरण में माध्यम के ध्वनि संचरण में माध्यम के कणों का विस्थापन शून्य होता है। ध्वनि संचरण में माध्यम के कणों का विस्थापन क्या होता है भी, शून्य होता है। ध्वनि संचरण में माध्यम के कणों का विस्थापन शून्य होता है, ठीक है ना। क्यों विस्थापन शून्य होता है, क्योंकि कंपित कण पुनः अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। तो जैसे मान लो ये पहला बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक गया तो ये विस्थापन हो गया, लेकिन वापस जब आ गया तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु तो सेम ही हो गया, ठीक है ना। इसको विस्थापन बोलते हैं। जहां से शुरू हुआ और जहां समाप्त हुआ उनके बीच की सीधी दूरी को विस्थापन बोलते हैं। अब देखो कंपित कण यहाँ से लेकर यहाँ तक कंपित हुआ, वापस आ गया तो शुरू भी यहीं से हुआ, वापस आ भी यहीं गया, तो विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। तो कंपन के कारण विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। ये मैं लिख देता हूँ, माध्यम के कण, माध्यम के कण विस्थापन, सॉरी, माध्यम के कण कंपन के पश्चात, कंपन के पश्चात पुनः अपनी मूल स्थिति में आ जाते हैं।
पुनः अपनी मूल स्थिति में आना ही विस्थापन को शून्य प्रदर्शित करता है। पुनः अपनी मूल स्थिति में आ जाते हैं। इसी से सत्यापित होता है कि विस्थापन 0 है, क्योंकि संपीड़न और विरलन से ही माध्यम सॉरी अपने विस्थापन शून्य प्रमाणित होता है। चलो और आगे बढ़ते हैं, यह पॉइंट अपना हो गया। अब बात यह आती है कि जब ध्वनि का संचरण होता है ना, ध्वनि जब चलती है, संचरित होती है एक माध्यम में, जब ध्वनि का प्रवाह होता है, ध्वनि का वेग होता है, तो इसका मतलब समय लगता है उसमें, ठीक है ना। समय लगेगा तभी तो, जैसे मैं कोई बात बोलूंगा तो आप तक पहुंचने में उसको टाइम लगेगा, तो ध्वनि संचरण में समय लगता है। ध्वनि संचरण में समय लगता है, ठीक है भाई, सिंपल बात है, समय लगता है। अच्छा, किसी माध्यम में कम टाइम लगता है, किसी माध्यम में ज्यादा टाइम लगता है। जिसके में अंदर प्रत्यास्थता अधिक होती है, ध्वनि का वेग उसमें ज्यादा होगा। जिसमें ध्वनि का वेग ज्यादा होगा उसमें समय कम लगेगा, स्वाभाविक बात है ना। जिस किसी माध्यम में ध्वनि का संचरण तीव्र गति से होगा तो ध्वनि संचरित होने में समय कम लगेगा। किसी माध्यम में ध्वनि का संचरण धीमी गति से होगा तो इसका मतलब उसमें समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक ध्वनि को हम अलग अलग माध्यमों में 2 बार सुन सकते हैं, है ना। उत्पन्न एक ध्वनि, किसी माध्यम में उत्पन्न एक ध्वनि, एक साउंड, एक ध्वनि अलग अलग माध्यमों में, एक ध्वनि अलग अलग माध्यमों में अधिक बार सुनाई देती है, अधिक बार सुनाई देती है। कैसे इस बात को प्रमाणित करें? तो भाई जैसे देखो, एक मान लो पटरी है, कोई रेलवे की कोई पटरी है, यहाँ पर कोई व्यक्ति इसने यहाँ पर अपना कान लगा रखा है मान लो, है ना, और यहाँ से हम हथौड़े से उसके ऊपर प्रहार करते हैं, चोट पहुंचाते हैं, तो साउंड क्या होगा, एक तो साउंड जाएगा रेलवे की पटरी में, एक साउंड जाएगा हवा में, है ना। एक साउंड तो वायु में संचरित होगा और एक इस रेलवे की पटरी में संचरित होगा। तो पहले साउंड कौन सा सुनाई देगा, पटरी में, और सेकंड साउंड कौन सा सुनाई देगा, हवा में। तो एक ही ध्वनि को हमने कितनी बार सुना, 2 बार, क्योंकि टाइम अलग अलग है ना। प्रत्यास्थता जिसमें ज्यादा होगी इसमें ध्वनि का वेग ज्यादा होगा, इसमें प्रत्यास्थता कम होगी इसमें ध्वनि का वेग कम होगा। तो ध्वनि लेट जाएगी हवा के माध्यम से उस व्यक्ति तक, और ध्वनि जल्दी जाएगी पटरी के माध्यम से उस व्यक्ति के कानों तक। तो व्यक्ति को वो साउंड कितनी बार सुनाई देता है, 2 बार सुनाई देता है, 2 बार ध्वनि सुनाई देती है। इस बात को लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। 2 साउंड सुनाई देते हैं उसको, टन की आवाज 2 बार सुनाई देगी, ठीक। इस बात से प्रमाणित होता है कि ध्वनि के संचरण में समय लगता है। अब हर माध्यम में ध्वनि का वेग क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। और टेम्परेचर भी निर्भरता है, ध्वनि के संचरण में टेम्परेचर का भी एक बड़ा योगदान होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ, अब देखो अगला पॉइंट समझते हैं कि भाई जब किसी माध्यम में ध्वनि का संचरण होता है तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग तरीके से, जैसे वायुमंडल में ध्वनि का संचरण 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ध्वनि का संचरण कितना होगा, और सामान्य ताप पर ध्वनि का संचरण कितना होता है। 2 अलग अलग तरीके हैं इसमें, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, वायु में या वायुमंडल में ध्वनि का वेग, वायुमंडल में ध्वनि का वेग, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। वायुमंडल में ध्वनि का वेग, अब वायुमंडल में ध्वनि का वेग देखो क्या है, अलग अलग। एक तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, और एक है सामान्य ताप पर। सामान्य ताप का मतलब होता है 20 से 22 डिग्री, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और 0 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है ना। नॉर्मल नहीं, 0 डिग्री पर्टिकुलर टेम्परेचर है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ध्वनि का संचरण वायु में होता है लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड या 332 मीटर प्रति सेकंड, 330 या 300 प्रति सेकंड, लगभग ये आंकड़ा है। और सामान्य ताप पर ध्वनि का संचरण होता है 344 मीटर प्रति सेकंड या 350 मीटर प्रति सेकंड। लगभग ध्वनि का संचरण सामान्य ताप पर वायुमंडल में 350 मीटर प्रति सेकंड है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 330 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे आपको बेसिकली याद रखना है। चलो ठीक, अब आगे सुनो। एक वर्डिंग आती है, इसका नाम है प्रतिध्वनि। पॉइंट को समझते रहना, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए बस, आगे से आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। एक शब्द आता है भाई प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का मतलब होता है किसी परावर्तक सतह से ध्वनि
तरंगों का टकराकर पुनः प्राप्त होना या पुनः सुनाई देना। ध्वनि तरंगों का परावर्तक सतह से टकराकर वापस आना या ध्वनि तरंगों का परावर्तक सतह अवरोधक सतह से टकराकर पुनः सुनाई देना, इसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि माने टकराकर साउंड वापस सुनाई देगा। तो ध्वनि का परावर्तक सतह या अवरोधक सतह, परावर्तक सतह या अवरोधक सतह से टकराकर, अवरोधक सतह से टकराकर पुनः सुनाई देना, पुनः सुनाई देना, इसको क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि होता है ध्वनि का प्रवर्तक सतह या अवरोधक सतह से टकराकर वापस सुनाई देना, इसको हम प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक भाई, यानी कि इस लाइन का अर्थ यह है कि कोई साउंड है, ध्वनि की तरंग है कोई, वो ऐसे जा रही है और सामने आ गया प्रवर्तक सतह, प्रवर्तक पृष्ठ आ गया। प्रवर्तक का मतलब होता है टकराकर वापस मुड़ने वाली सतह। अब ध्वनि गई और टकराकर वापस आ गई, जो वापस साउंड सुनाई देगा ना, उसको अपने प्रतिध्वनि बोलते हैं। ठीक है, इसको अपने क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रतिध्वनि बोलते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये वाली बातें समझ में आ चुकी है। ध्वनि संचरण माध्यम की जरूरत होती है ना, इसलिए वो प्रत्यास्थ तरंग होती है। ध्वनि संचरण माध्यम के कणों का विस्थापन सदैव शून्य होता है, क्योंकि कंपित किया हुआ कण वापस अपनी मूल स्थिति में आ जाता है, इसलिए विस्थापन 0 हो जाता है। ध्वनि अलग अलग माध्यम में अलग अलग समय में अलग अलग वेग से चलती है। इसका अर्थ है कि ध्वनि संचरण में समय लगता है। ठोसों में ध्वनि तेज गति से चलती है और गैसों में ध्वनि मंद गति से चलती है। इसलिए रेलवे पटरी पर हथौड़े का प्रहार करने से हमें साउंड 2 बार सुनाई देता है, एक रेलवे की पटरी के अंदर और एक वायु के अंदर। वायुमंडल में ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड से 332 मीटर प्रति सेकंड और नॉर्मल टेम्परेचर यानी लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 344 से 350 मीटर प्रति सेकंड, जिसमें से ये थोड़ा सा ज्यादा फेमस है। प्रतिध्वनि, ध्वनि का परावर्तक सतह से टकराकर वापस मुड़ना, ये प्रतिध्वनि कहलाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम और आगे। लाइनें समझते रहना, डोटा समझते रहना भाई। अब क्या है कि हमारे मस्तिष्क पर जो ध्वनि होती है, उसकी जो संवेदना होती है, वो लगभग कितने समय तक बनी रहती है? तो मैं लिख देता हूं, मानव मस्तिष्क पर ध्वनि संवेदना, मानव मस्तिष्क पर ध्वनि संवेदना 1/10 1/10 सेकंड तक बनी रहती है। 1/10 सेकंड तक बनी रहती है। इसके पश्चात हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यानी एक साउंड जो है, जैसे मैंने कोई बात बोली तो मेरे मस्तिष्क पर 1/10 सेकंड तक बनी रहेगी और टकराकर वापस आएगी। अगर 1/10 सेकंड के अंदर वापस आ गई तब तो मुझे वो प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी, लेकिन अगर 1/10 सेकंड से ज्यादा टाइम ले लिया तब वो सुनाई देगी। यानी प्रतिध्वनि हमें तब सुनाई देती है जब वह 1/10 सेकंड के पश्चात सुनाई देगी। ठीक है ना, यानी 1/10 सेकंड से 1/10 सेकंड बाद प्रतिध्वनि सुनाई देती है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। उससे पहले हमें प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी। यानी प्रतिध्वनि हमें तब सुनेगी जब वो ध्वनि तरंग टकराकर वापस आए 1/10 सेकंड के बाद। अगर ड्यूरिंग 1/10 सेकंड के अंदर आ गई तो इसका मतलब हमारे ब्रेन में तो पहले से ही वो पहले वाला साउंड है, तो हम कैसे पता लगाएंगे ये साउंड दोबारा सुनने देंगे? सही ना। तो प्रतिध्वनि सुनने हेतु परावर्तक पृष्ठ कम से कम कितनी दूरी पर होना चाहिए, इस बात को समझना है। अब इस बात को समझेंगे। प्रतिध्वनि सुनने हेतु परावर्तक सतह की न्यूनतम दूरी, परावर्तक सतह की न्यूनतम दूरी भी कम से कम कितनी दूरी हो कि हमें प्रतिध्वनि सुनाई दे जाए। तो मैं एक बात बताता हूँ, दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, क्या? चाल गुणा समय या वेग गुणा समय। चाल गुणा जो समय होता है, ये दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है। जैसे मान लो मैं ये कह दूं कि मेरे पास कोई वाहन है
वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे तक चला है, तो बताओ उसने कितनी दूरी तय कर ली। तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर, 2 घंटे में 100 किलोमीटर, तो दूरी आ गई 100 किलोमीटर। तो चाल गुणा समय से हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं, सिंपल बात है। अब देखो, मान लो कि साउंड है, अब ध्वनि तरंग गई, ये तो ध्वनि तरंग जा रही है, ये आ गया परावर्तक पृष्ठ सामने, और ध्वनि तरंग वापस आ रही है। ठीक भाई, यानी एक टाइम ये लग रहा है, एक टाइम ये वापस आने में लग रहा है, एक टाइम जाने में, एक टाइम आने में, तो टाइम क्या हो गया, डबल हो गया। तो मेरे को दूरी ज्ञात करनी है इस परावर्तक सतह की, तो इसका मतलब मेरे को तो टाइम एक बार का ही चाहिए ना। ध्वनि तरंग के जाने जाने का टाइम चाहिए, आने का टाइम थोड़ी चाहिए। तो टाइम का क्या करना है, आधा करना है। ठीक, अर्थात अगर मुझे ध्वनि तरंग से दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी का सूत्र ऐसे निकालना है, कैसे, दूरी चाल गुणा समय बटा में 2, समय का आधा, है ना। क्योंकि मेरे को तो सिर्फ जाने जाने का समय चाहिए, या सिर्फ आने आने का समय चाहिए, जाने और आने का समय नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है, या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। दूरी का हम किससे शो करते हैं, स्पीड एस से, एस कर दो, गुणा में समय को टाइम से शो करते हैं, बटा में 2 कर दो। दूरी ज्ञात करने के लिए एस गुणा टी बाई 2 किया जाता है। अब एक चीज मुझे बताओ, वायुमंडल में ध्वनि का वेग कितना है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए देखो, वायु में ध्वनि का वेग, साल या वेग की बात है, वायु ध्वनि की, वायु में ध्वनि की चाल कितनी है, 350 मीटर प्रति सेकंड, 350 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है ना। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए हमें कम से कम 1/10 सेकंड का समय चाहिए, इतना ही तो चाहिए। अब एक बात समझो, दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र लगा दो, दूरी बराबर चाल गुणा समय का आधा। अब चाल कितनी है, 350 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम कितना है, 1/10 टाइम तो हमें लगता है। 1/10 टाइम को हम या क्या कह सकते हैं, 0.1, 1/10 कह दो या 0.1 कह दो, 1/10 को हम 0.1 भी कह सकते हैं, सही है ना। तो मैं क्या करता हूं, इसको पॉइंट बना देता हूं, एक और बटा में कर देता हूं इसका आधा, पॉइंट उठा दो, ये लो जी, और इसको लगा दो जीरो, जीरो से जीरो काट दो, और इसको यहां से काटो, तो ये आ जाएगा 17.5, 17.5 मीटर। प्रतिध्वनि सुनने हेतु न्यूनतम दूरी जो अवरोधक सतह की होती है वो कितनी होती है, 17.5 मीटर। देख लो, दूरी गुना दूरी बराबर चाल गुना समय का आधा। चाल 350 मीटर प्रति सेकंड हवा में है, और टाइम कितना लगता है, 1/10 सेकंड तक तो हमें प्रतिध्वनि वो रहती है, सॉरी साउंड बना रहता है, इसके बाद वाला साउंड हमें सुनाई देगा। तो कम से कम कितनी दूरी हो, तो इसका आधा कर दो, जो अपने 0.1 सेकंड है, ये देखो 1/10 को अगर आप काटोगे तो 0.1 आएगा, 0.1 का आधा कर दो, तो 0.1 आधा यानी कि बटा में दो, दो जीरो ऐसे पॉइंट उड़ाओ, जीरो लगाओ, जीरो जीरो काटो, 17 का आधा, सॉरी 35 का आधा कितना है, 17.5 मीटर। यानी प्रतिध्वनि सुनने हेतु, प्रतिध्वनि सुनने हेतु परावर्तक पृष्ठ या प्रवर्तक सतह, परावर्तक सतह ध्वनि स्रोत से, ध्वनि स्रोत से न्यूनतम, ध्वनि स्रोत से न्यूनतम 17.5 मीटर दूर होना चाहिए। होनी चाहिए या होती है, या होनी चाहिए, तभी जाके आपको प्रतिध्वनि सुनाई देगी। इससे कम दूरी पर है तो आपको प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आपको क्या है, इस सूत्र के माध्यम से है ना, हाँ, इस सूत्र के माध्यम से आप एक काम कर सकते हो दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इसके न्यूमेरिकल तरीके से बना देंगे, कि साउंड गया और वापस आने में इतना टाइम लग रहा है, तो मेरे को जो है इसकी दूरी याद करके बताओ। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में, ठीक है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से, पेपरों के अंदर ऐसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ठीक है ना। इसके क्वेश्चन मैं आपको आगे करवाऊंगा, अभी नहीं करवाऊंगा, आगे करवा दूंगा, ठीक है ना। आगे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाएंगे, मैं आपको तब इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन
ठीक है भाई, ये हो गया अपना। ये थोड़ा सा समझ लेना भी। ध्वनि को मापने वाले यंत्र क्या होता है? ऑडियोमीटर होता है। हमें सब पता है, ऐसी छोटी छोटी चीजें पता है, बेसिक पॉइंट्स अपने कवर कर लेंगे। ये वाला डाटा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। अगर समझ में आ गया तो हम और आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट। अब सुनिए, ध्वनि का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यावर्तन हो सकता है, ध्रुवण नहीं होता। इस बात को थोड़ा समझते हैं। ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन, अपवर्तन व अपवर्तन, विवर्तन व व्यावर्तन संभव है। व्यावर्तन संभव है, लेकिन ध्रुवण संभव नहीं है। लेकिन ध्रुवण संभव नहीं, ध्रुवण नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है ना? ध्रुवण नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है। हाँ जी। अब एक चीज देखो, ध्रुवण नहीं हो सकता, बाकी हो सकता है। अब इस बात को थोड़ा समझो। ध्वनि का परावर्तन क्या है? परावर्तन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, टकराकर वापस मुड़ना। ध्वनि तरंग का परावर्तक सतह से टकराकर वापस मुड़ना, इसको अपने क्या बोलते हैं? परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना। अपवर्तन का मतलब होता है ध्वनि तरंग का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, जैसे ठोस से द्रव में जाना या द्रव से गैस में जाना। ध्वनि तरंग का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, यह अपवर्तन होता है। ध्वनि तरंग का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश या संचरण, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। इसको अपने क्या बोलते हैं? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने को अपने अपवर्तन बोलते हैं। कि अपवर्तन हो सकता है ध्वनि का। विवर्तन, ध्वनि का विवर्तन भी संभव है। विवर्तन का मतलब होता है ध्वनि तरंगों का टकराना। ध्वनि तरंगों का टकराना, ध्वनि तरंगों का टकराना ऐसा हो सकता है, ठीक है ना? व्यावर्तन, व्यावर्तन होता है ध्वनि तरंगों का तीखे किनारों से मुड़ जाना। ध्वनि तरंगों का तीखे किनारों से मुड़ जाना, तीखे किनारों से ध्वनि तरंगे मुड़ जाती है। ध्वनि तरंगों का तीखे किनारों से मुड़ जाना, तीखे किनारों से मुड़ जाना, इसको अपने बोलते हैं व्यावर्तन। लेकिन ध्रुवण संभव नहीं है। ध्रुवण केवल प्रकाश में होता है। नोट, ध्रुवण केवल प्रकाश में होता है दोस्तों। तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे,
ध्रुवण केवल प्रकाश में होता है। ये दोनों, ये चारों गुण तो क्या है कि प्रकाश और मतलब ध्वनि दोनों में सेम है। जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक वैसे ही ध्वनि का परावर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है, ध्वनि का भी अपवर्तन होता है। ये चारों गुण तो सेम है, लेकिन ध्रुवण केवल प्रकाश में होता है। ध्रुवण केवल किस में होता है? प्रकाश में होता है। ठीक है ना? ये ध्रुवण जो है वो ध्वनि के अंदर नहीं देखने को मिलता। ध्रुवण का मतलब होता है चकाचौंध। अगर सामान्य भाषा में बताऊं तो चकाचौंध प्रकाश की हो सकती है, ध्वनि की चकाचौंध नहीं होती। प्रकाश में चकाचौंध होती है। मतलब आपने देखा होगा किसी प्रकाश सोर्स में इतना ज्यादा प्रकाश फैलना कि सामने वालों की आंखें बंद हो जाएगी, है ना? वो चकाचौंध जो है वो किस में देखने को मिलती है हमें? ये देखने को मिलती है हमें प्रकाश में। ध्वनि में चकाचौंध देखने को मिलती नहीं मिलती। और ध्रुवण प्रकाश में संभव है, ध्वनि में संभव नहीं है। ये बात है। अब क्या हमें परावर्तन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, अपवर्तन के बारे में हल्का सा पढ़ना है। परावर्तन मूल रूप से इनके बारे में बाकी तो मैंने लिख ही दिया। परावर्तन का थोड़ा सा क्या है, किताबों में जैसे ध्वनि वाले टॉपिक में कुछ गाइड वगैरह जब आप पढ़ते हो तो आपको परावर्तन के कुछ पॉइंट्स लिखे हुए मिलते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपको वो सामान्य कुछ पॉइंट, कुछ जो सिस्टम है वो आपको बता देता हूं। चलो भाई सुनो, ध्यान से सुनना। ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन थोड़ा सा समझ लेना बस, हल्का सा। ठीक है ना? अब ध्वनि तरंग का आपतित तरंग, परावर्तित तरंग, तरंग बोल देंगे वैसे, किरण बोल सकते हैं, तरंग बोल देंगे। जैसे कि एक लाइन बताता हूँ। ये मान लो कोई आप परावर्तक है, ये परावर्तक सतह है कोई, ठीक है ना? ये ध्वनि तरंग इसके ऊपर गिरी, इसको बोलते हैं आपतित तरंग। आपतित तरंग, प्रकाश में हम आपतित किरण और ऐसे बोलते हैं, यहाँ पर आपतित तरंग ऐसे बता रहा हूं। आपतित तरंग, इंसिडेंस वेव, इंसिडेंस वेव, आपतित तरंग। ये होगी वापस मुड़ने वाली तरंग, इसको बोलते हैं परावर्तित तरंग। ठीक है ना? रिफ्लेक्टेड वेव, परावर्तित तरंग। ठीक है ना? आपतित तरंग, परावर्तित तरंग। और इन दोनों के बीच में हम एक बनाते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक नॉर्मल बना देते हैं, नॉर्मल। इस नॉर्मल को हम बोलेंगे अभिलंब। अभिलंब को नॉर्मल बोला जाता है वैसे। ये हो गया अपना अभिलंब, इसको अपने अभिलंब कहते हैं, अभिलंब, नॉर्मल। ठीक है ना? अब एक बात समझो, यहाँ एक पॉइंट समझने लायक है। क्या है? थोड़ा ध्यान दो। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाले एंगल को अपने बोलते हैं इंसिडेंस एंगल, आपतन कोण। इंसिडेंस एंगल, इसको बोलते हैं अपने आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित तरंग के बीच में बनने वाले कोण को बोलते हैं अपने रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि परावर्तन कोण को अपने बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है ना? दोनों कोणों का मान क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ पर दोनों कोणों का मान क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है? ये थोड़ा सा याद रखने लायक पॉइंट है। दोनों कोणों का, दोनों एंगल की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है, अर्थात बराबर हो जाती है। हाँ, अब देखो, ये तो समझ में आई गया, आपतन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है ना? और अब इसमें क्या है, दोनों कोणों की वैल्यू बराबर होती है। थोड़ा सा एक हल्का सा समझ लो, ज्यादा इसमें चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये प्रकाश टॉपिक में ये व्यापक स्तर पर होता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ।
ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और अभिलंब है, तीनों का तल एक ही है, तीनों एक ही तल में। देखो आपतित आपतित जो तरंग है वो भी यहीं आ रही है, परावर्तित तरंग यहीं से निकली है, अभिलंब भी यहीं आ रहा है, तो तीनों का तल क्या है, एक ही है। तो पहला रूल, रूल नंबर 1, इसके कुछ नियम होते हैं, नियम लिखवा देता हूं। आपतित तरंग परावर्तित तरंग एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित तरंग, परावर्तित तरंग एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये रूल नंबर 1 है अपना। रूल नंबर 2, आपतित आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कोणों का वैल्यू जो है ना वो बराबर होती है। आपतन कोण में परावर्तन कोण दोनों कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। आपतन कोण व परावर्तन कोण दोनों कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है। दोनों कोणों के मान में समानता देखी जाती है, बराबर देखा जाता है, ठीक है ना। तो ये दो रूल इसमें मुख्य रूप से है। वैसे तो परावर्तित तरंग की आवर्ती चाल अपरिवर्तित रहती है, ऐसा भी हम लोग इसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार बेसिकली आप ये पॉइंट्स थोड़े से कवर कर लो, ठीक है ना। अब पॉइंट समझ लेना भाई मेरे, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों कोणों का मान क्या है, बराबर है। अब आपको क्या इसका एंगल दे देगा, कोई ऐसे बोल देगा यदि आपतन कोण का मान 36 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, ऐसे पूछ ले, तो 36 डिग्री होगा। आपतन कोण का मान 22 डिग्री है तो परावर्तन कोण के आधे का दुगुना कितना होगा, अगर ये 22 है तो ये 22, आधा 11 दुगुना 22, एक ही बात है। मतलब लैंग्वेज बदल बदल कर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। हाँ कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा तरीका बदल भी सकता है। जैसे ये परावर्तक पृष्ठ है और अभिलंब है, इनमें तो 90 डिग्री एंगल बनता है। मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ। ये परावर्तक पृष्ठ है, ये क्या है, अभिलंब है। अभिलंब को काल्पनिक मानकर ऐसे बना लेते हैं। अब मुझे बताओ कि ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, सही ना। अभिलंब पर तो ये 90 डिग्री एंगल बनता है। अब आपको क्या दे देगा, ऐसे दे देगा, एक सेकेंड, वो दे देगा यदि आपतन कोण का मान, मतलब मान के चलो कि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, तो आपतित तरंग और परावर्तक पृष्ठ के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये 60 डिग्री है, तो ये पीछे कितना डिग्री बच गया, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री, ये कितना डिग्री बनेगा, 30 डिग्री। अब इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है अलग अलग तरीके से, ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो मुझे नहीं लगता आप फंसोगे इसमें, आप आराम से ऐसे प्रश्नों को मैनेज कर सकते हैं। इसको अपने बोलते हैं परावर्तन। इतना ही पढ़ो बस, ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन प्रकाश टॉपिक में व्यापक स्तर पर होता है, इतना पढ़ दोगे तो सफिशिएंट। ये हो गया आपका परावर्तन। अपवर्तन का मतलब होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, ठीक है ना। वो अपवर्तन होता है, तो अपवर्तन पढ़ने की भी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से आपको जरूरत नहीं है। जहां तक मेरा आइडिया है मुझे नहीं लगता इन चीजों को कवर करने की आवश्यकता कहीं पर है क्या, ठीक है। ठीक है भाई, अब क्या है कि हमें एक बार इतना पढ़ना है और इसके बाद में एक पॉइंट और अपने को तैयार करना है, ये तो अपना हो ही गया। अब बात ये आती है कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है और फिर ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है, आदि आदि, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, धीरे धीरे अपने कवर करते हुए आगे चल पड़े, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूं कि ध्वनि का मापन, यहाँ दो लाइनें लिख देते हैं, पिछले पेज पर लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, ऑडियो मीटर। ऑडियो माने साउंड होता है, मीटर माने मेजरमेंट करने वाला, मापक। ध्वनि का मापन ऑडियो मीटर। जल में ध्वनि हाइड्रोफोन,
जल में ध्वनि हाइड्रोफोन की सहायता से सुनी जाती है। हाइड्रोफोन, हाइड्रो मतलब जल, फोन मतलब साउंड, हाइड्रोफोन, बस इतना, ठीक है ना। अब क्या है, छोटे छोटे पॉइंट है, दो तीन पॉइंट ऐसे समझ लो। अब मैं आपको बता रहा हूं ध्वनि के प्रकार। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि कितने प्रकार की होती है। हालांकि आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम किसको कहते हैं ये हम आगे पढ़ देंगे, पर बेसिक बेसिक पॉइंट धीरे 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 हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना, एकदम सरल से कठिन की ओर। तो कुछ सरल चीजें मैं आपको और बता देता हूं, जैसे कि आवृत्ति के आधार पर ध्वनि के प्रकार। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि के प्रकार। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि कितने प्रकार की होती है। तो आवृत्ति के आधार पर ध्वनि होती है भाई तीन प्रकार की, अवश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। इंफ्रासोनिक, सोनिक एंड अल्ट्रासोनिक, ठीक है ना। थोड़ा सा समझ लो, ध्वनि जो होती है ये होती है आवृत्ति के आधार पर कितने प्रकार की, तीन प्रकार की। ठीक है ना, ऐसे। तो पहली ध्वनि का नाम होता है इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक, हम एक इंफ्रासोनिक ध्वनि कहते हैं। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तीन प्रकार की होती है। इंग्लिश में एक को बोलते हैं इंफ्रासोनिक, एक को बोलते हैं सोनिक, एक को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक, ठीक है ना। इंफ्रासोनिक, सोनिक एंड अल्ट्रासोनिक, इसको बोलते हैं अवश्रव्य। अवश्रव्य, इसको बोलते हैं श्रव्य, इसको बोलते हैं पराश्रव्य। पराश्रव्य, ठीक है ना। इंफ्रासोनिक अवश्रव्य जिसको हम सुन नहीं सकते, श्रव्य जिसको हम सुन सकते हैं, पराश्रव्य जिसको हम सुनने में सक्षम नहीं, समझ रहे हो ना, जिसको हम सुनने में सक्षम नहीं है वो। इंफ्रासोनिक यानी कि 20 हर्ट्ज आवृत्ति से कम की ध्वनि। इस एच जेड का मतलब होता है हर्ट्ज, हर्ट्ज होती है आवृत्ति, आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है। क्या होती है आवृत्ति, क्या आवर्तकाल होता है, ये धीरे 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 आगे आएगा, है ना। पहले एक बार थोड़ा सा समझ लो, 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है ना, 20 हर्ट्ज। आवृत्ति का मतलब होता है एक सेकंड में होने वाले कंपन। एक सेकंड में ध्वनि संचरित जिन माध्यम के कणों से होती है, उन कणों का जो कंपन होता है वो एक सेकंड में कितनी बार कंपन होता है उसको आवृत्ति बोलते हैं। एक सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। तो यहाँ एक सेकंड में 20 कंपन हो रहे हैं, इसलिए इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज है। इसका अर्थ ये होता है, ठीक है ना। तो 20 हर्ट्ज से कम की जो है उसको इंफ्रासोनिक कहते हैं। ये 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ये किलो है, किलो का मतलब होता है हजार, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, या 20 हर्ट्ज से 20 से हजार, क्योंकि किलो का मतलब हजार होता है, 20 हर्ट्ज के बीच, इनके जो बीच का साउंड होता है ना इसको सोनिक बोलते हैं। यानी इसको हम, श्रव्य है, इसको हम सुन सकते हैं, इसको उत्पन्न भी मनुष्य इसको उत्पन्न भी कर सकता है और सुन भी सकता है। और 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से उच्च आवृत्ति की ध्वनि से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक, है ना। इससे ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि को हम अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, ठीक है ना। इसको सुन नहीं सकते, इसको उत्पन्न भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, इसको सुनने में सक्षम नहीं है, ठीक है ना। अवसर में जो तरंगे होती है उनको सुन नहीं सकते, मनुष्य द्वारा नहीं सुना जाता, मनुष्य इनको सुनने में सक्षम नहीं है, मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता। हाँ, जबरदस्ती हम सुन सकते हैं किसी तरीके से, किसी विज्ञान की तकनीक हैं, वैसे सुना नहीं जा सकता, नॉर्मली नहीं सुन सकते अपने, ठीक है ना। अच्छा फिर देखो, मनुष्य द्वारा उत्पन्न व सुनी
जा सकती है, मनुष्य द्वारा उत्पन्न भी की जा सकती है व सुनी भी जा सकती है। मनुष्य द्वारा उत्पन्न उत्पन्न की जा सकती है एवं एवं सुनी जा सकती है। मनुष्य इसको उत्पन्न भी कर सकता है और सुन भी सकता है। ठीक है ना। और यहाँ देखो अल्ट्रासोनिक, मनुष्य सुनने में सक्षम नहीं, सुनने में सक्षम नहीं, मनुष्य इसको सुनने में सक्षम नहीं है। मनुष्य सुनने में सक्षम नहीं, तो मनुष्य सुनने में सक्षम ही नहीं है, तो मनुष्य उत्पन्न कैसे कर सकता है इस साउंड को? ये भी संभव नहीं है। ठीक है ना। अब ये अंतर आ गया इसमें। अब याद रखना है कि इंफ्रासोनिक साउंड जो है ये कौन से साउंड होते हैं और इनको सुन कौन सकता है? तो ये बड़े जंतुओं द्वारा सुनी जा सकती है। इंफ्रासोनिक जो साउंड होता है ये बड़े जंतुओं के द्वारा सुना जा सकता है दोस्तों। ठीक है ना। जैसे गेंडा होता है, राइनोरस, हाथी होता है, इनसे सुना जा सकता है। बड़े जंतुओं द्वारा इन साउंड को सुना जा सकता है। इसको बड़े जानवर सुन सकते हैं, कहने का मतलब ये है। इनको जानवर सुन सकते हैं, बड़े जानवर, बड़े जानवर सुन सकते हैं। ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करें राइनोरस, राइनोरस, राइनोरस गेंडे को कहते हैं, गेंडा। ठीक है ना। राइनोरस हाथी, एम वेल द्वारा, वेल मछली बहुत बड़ी होती है ना, इनके द्वारा ये साउंड जो है वो सुना जा सकता है। और ये साउंड के एग्जाम्पल क्या है? इस साउंड के एग्जाम्पल है जैसे जैसे भूकंप, जैसे भूकंप की तरंगे होती है ना वो इंफ्रासोनिक होती है। जैसे हृदय की धड़कन है वो इंफ्रासोनिक होती है। हृदय की धड़कन इतनी कम आवृत्ति की ध्वनि होती है कि उसको सुनना संभव नहीं है, लेकिन हृदय की धड़कन को हम कान नजदीक ले जाकर सुन सकते हैं, पता होगा आपको। या फिर हम जो स्टेथोस्कोप होता है वो डॉक्टर के पास, वो कान में डाल के ऐसे सुनता है ना, ऐसे कान में डालता है और फिर आपके ऐसे हार्ट पर, छाती पर ऐसे लगाता है, वो सुन सकता है। आपके श्वास की जो है स्पीड उसको भी सुन सकता है। श्वास की जो साउंड है, सांस की जो साउंड होती है उसको भी सुन सकता है। कहते हैं ना मैं तो तेरे सांसों को भी सुन सकता हूँ। लेकिन सुनेंगे कैसे? वो स्टेथोस्कोप लगाकर सुनेंगे। वैसे नहीं सुन सकते, स्टेथोस्कोप लगाकर सुन सकते हैं। तो वो स्टेथोस्कोप लगाने पर वो साउंड हमें इतना क्यों सुनता है? क्योंकि वो गूंजता है साउंड। और साउंड के इस तरीके से गूंजने को बोलते हैं बहुलित परावर्तन। क्या बोलते हैं दोस्तों? बहुलित परावर्तन। तो हृदय की धड़कन को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेथोस्कोप में ध्वनि तरंगों का खाली स्थान होता है, बहुलित परावर्तन होता है। ठीक है ना। इसका अर्थ क्या है? ऐसे क्वेश्चन आता है पेपर में। आरएस के एग्जाम में इस जगह पर एक क्वेश्चन ऐसे बना था। अब देखो सोनिक, मनुष्य इसको उत्पन्न भी कर सकता है, मनुष्य इसको सुन भी सकता है, आसानी से सुनी जा सकती है। इनके बारे में तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, मनुष्य द्वारा आसानी से सुना जा सकता है, आसानी से सुना जा सकता है। इनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे मैं कोई साउंड बोलूंगा तो मेरी क्लास के बच्चे इसको आराम से सुन लेंगे, कोई स्टेथोस्कोप लगाने की जरूरत नहीं, कोई कान नजदीक लाने की जरूरत नहीं, आराम से सुना जा सकता है। अल्ट्रासोनिक जो है, इस साउंड को भी मनुष्य उत्पन्न नहीं कर सकता और न ही सुन सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसको हम सुन लें। इसको सुनने का काम करते हैं छोटे जानवर, जैसे चिड़िया, जैसे बिल्ली, जैसे बंदर, जैसे भेड़िया, है ना। जैसे डॉल्फिन, जैसे चमगादड़, वो इस साउंड को उत्पन्न भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है ना। मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे डॉल्फिन, जैसे चूहा, जैसे चमगादड़, टेरोपस। चमगादड़ टेरोपस को कहते हैं, या टेरोपस को चमगादड़ कहते हैं, टेरोपस। बिल्ली, चिड़िया,
आदि द्वारा सुना जा सकता है एवं उत्पन्न भी किया जा सकता है, एवं उत्पन्न किया जा सकता है। सुना जा सकता है और इनसे उत्पन्न भी किया जा सकता है ना। ये इसको सुन भी सकते हैं और उत्पन्न भी कर सकते हैं। सोनोग्राफी में अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो इस्तेमाल होता है। सोनोग्राफी नाम सुना होगा। सोनोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। मनुष्य में सोनोग्राफी की जाती है। सोनोग्राफी एक ट्रीटमेंट थेरेपी होती है, उसमें इसी अल्ट्रासाउंड का, इस अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। सोनोग्राफी में उपयोग किया जाता है। इस उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि का उपयोग सोनोग्राफी में किया जाता है। ठीक है ना। हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई ऊतकों का क्षय हो जाए तो उन ऊतकों के क्षय की जानकारी प्राप्त करने हेतु हम कहते हैं ना अल्ट्रासाउंड करवाने गए हूं मैं, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो उसको सोनोग्राफी बोला जाता है। सोनोग्राफी, क्योंकि ध्वनि की प्रबलता को मापने का एक मात्रक उसको बोलते हैं सोन। तो सोन माने ध्वनि, तो सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी में अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। ऐसे ये कुछ डाटा आपको थोड़ा सा बेसिक तरीके से समझना है। व्यवहारिक तरीके से क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा संभव होते हैं। बेसिक पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। अब क्या है कि मैं आपको एक तो इसका यूज बता देता हूँ, इसका यूज बता देता हूँ, एक उस अवश्रव्य तरंग को सुना कैसे जा सकता है वो बता देता हूँ। दो तीन एग्जाम्पल अगर अपने इसके हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। ठीक है, तो लिखते हैं। बाकी बहुविध परिवर्तन क्या होता है हम आगे धीरे धीरे पॉइंट्स बनाएंगे, ऐसे सुन लेंगे, समझ लेंगे वो पॉइंट्स। हृदय की धड़कन को सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप यूज करते हैं। हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन। अब आप मुझे बताओ हृदय की धड़कन जो है वो किस प्रकार का साउंड है? इंफ्रासोनिक। ये इंफ्रासोनिक साउंड है। इंफ्रासोनिक, हृदय की धड़कन इंफ्रासोनिक को सुनने हेतु, इसको सुनने के लिए चिकित्सक द्वारा स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। इसको सुनने हेतु स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। और जब स्टेथोस्कोप से उस साउंड को सुनते हैं ना तो उस साउंड का बहुलित परावर्तन हो जाता है, माने बहुत बार परावर्तन होने से ध्वनि गूंजना शुरू हो जाती है, गूंजती हुई ध्वनि हमें सुनाई देती है। ध्वनि का बहुलित परावर्तन होता है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, पेपर में आ रखी है एज इट इज। स्टेथोस्कोप में का बहुलित परावर्तन होता है। बहुलित परावर्तन यानी बार बार परावर्तन होता है। स्टेथोस्कोप में ध्वनि का बहुलित परावर्तन होता है, बार बार परावर्तन होता है। स्टेथोस्कोप में ध्वनि का बहुलित परावर्तन होता है जिससे जिससे ध्वनि ध्वनि गूंजने लगती है या ध्वनि गूंजती हुई सुनाई देती है। गूंजती हुई सुनाई देती है। अगर आप इस साउंड को सुनना चाहते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड को, हृदय की धड़कन को सुनना चाहते हैं, तो आपको स्टेथोस्कोप लगाना पड़ेगा। गूंजती हुई सुनाई देती है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पेपर में आने लायक लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुलित प्रवर्तन का मतलब होता है ध्वनि का बार बार प्रवर्तन होना। जैसे मान लो इस स्टेथोस्कोप के अंदर का मतलब वो जो पाइप जैसी नहीं होती क्या, वो है मान लो। तो ध्वनि तरंग जाएगी, टकराएगी, वापस मुड़ेगी, टकराएगी, वापस मुड़ेगी, टकराएगी, वापस मुड़ेगी। तो यहाँ पर भी साउंड, यहाँ पर भी साउंड, यहाँ पर साउंड, साउंड 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 साउंड। एक टाइम ऐसे ध्वनि गूंजना शुरू हो जाएगी, सब गूंजेगी तो हमें गूंजती हुई साउंड सुनाई देगी। इसको बोलते हैं ध्वनि का बहुलित प्रवर्तन। ठीक है साथियों, इसे याद रखना, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। अब क्या है कि अवसर्वे सर्वे तरंगे तो वो है कि जैसे मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये तो व्यावहारिक बोलचाल की जो साउंड है वो है कि हम लोग आपस में जब वार्तालाप करते हैं तो सोनिक साउंड ही होता है वो। लेकिन इंफ्रासोनिक को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप और अल्ट्रासाउंड को हम सुन नहीं सकते, लेकिन उसका यूज किया जा सकता है। बड़े बड़े क्षेत्रों में उसका यूज होता है। अब कौन से क्षेत्र में उसका यूज होता है, लेट इट क्लियर। लिखेंगे परासर्वे परासर्वे ध्वनि तरंगों का उपयोग। परासर्वे ध्वनि तरंगों का उपयोग
पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को यूज कैसे करें? इनका यूज पहली बात तो कौन करता है? तो चमगादड़, डॉल्फिन, चूहा आदि इनका यूज करता है भोजन की तलाश करने के लिए और मार्ग तलाशने के लिए। रास्ता और भोजन की तलाश करने के लिए डॉल्फिन हो गया, चूहा हो गया, पक्षी हो गए, चमगादड़ हो गया, इन इन तरंगों का यूज करता है। ये तो प्राकृतिक रूप से। मनुष्य इसका यूज कर सकता है। अब वो क्यों, कहाँ, कैसे फील्ड में यूज करता है वो समझेंगे अब। ठीक है ना? तो पहला प्राकृतिक चमगादड़ अंधेरे में, चमगादड़ आदि अंधेरे में भोजन की तलाश, भोजन की तलाश एवं मार्ग, रास्ता, मार्ग की तलाश करने हेतु पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों का या पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं। ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं। ठीक भाई, एक लाइन तो ये समझ लो। दूसरा यूज मनुष्य, मानव इसका यूज कैसे करता है? चिकित्सा पद्धति में सोनोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना? चिकित्सा पद्धति में सोनोग्राफी में यूज किया जाता है। मैं एक लाइन लिख देता हूँ। चिकित्सा क्षेत्र में सोनोग्राफी में, चिकित्सा क्षेत्र में सोनोग्राफी में इन ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनोग्राफी में हम इन ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं। किसमें दोस्तों? सोनोग्राफी। तो चिकित्सा क्षेत्र में सोनोग्राफी में किन ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का हम उपयोग करते हैं। ठीक है ना? अल्ट्रासाउंड जिसको अपने बोलते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी या सोनोग्राफी। ठीक है ना? या आपने नाम सुना होगा ईसीजी, ईसीजी नाम सुना होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। फुल फॉर्म होती है इसकी इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी। कुछ किताबों में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लिखा हुआ मिलता है, कुछ किताबों में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी लिखा हुआ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है ना? ईसीजी का फुल फॉर्म। अब यहाँ वापस देखो, चिकित्सा क्षेत्र में सोनोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। अब सोनोग्राफी में इनका यूज कैसे किया जाएगा? जैसे कि कोई मान लो बड़े साइज की, मान लो कोई पथरी है, उसको तोड़ने में पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का यूज किया जाता है। कोई मानव शरीर में कोई उत्तक जो है वो, मतलब खंडित हो रखा है कोई टिश्यू, तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगे भेजी जाती है। जहां से ध्वनि तरंग टकरा के वापस आती है वो भाग उत्तक का क्षतिग्रस्त भाग है। ठीक है ना? तो सोनोग्राफी में चिकित्सा क्षेत्र में यूज कैसे होता है? तो पहले देखो, पथरी को छोटे टुकड़ों में तोड़ने में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने हेतु इन ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग होता है। ठीक है ना? ये लाइनें बड़ी सिंपल लाइनें, पेपरों में ऐसी लाइनें आ जाती हैं कि भाई मानव शरीर में उत्तक क्षय जो है उसका पता लगाने हेतु किस प्रकार के, मतलब ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। श्रव्य, अवश्रव्य, पराश्रव्य। तो आप बताना पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का यूज होता है। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक, है ना, अल्ट्रासोनोग्राफी सुना हुआ आपने शब्द, वो चीज है ना? उत्तकों के, उत्तकों के मान लो कोई पार्ट जो है वो क्षतिग्रस्त है, उत्तकों के क्षतिग्रस्त भाग की जांच करने, क्षतिग्रस्त भागों की जांच करने हेतु अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना? भ्रूण जो है उसके स्वास्थ्य की जांच करने हेतु, गर्भस्थ भ्रूण के स्वास्थ्य की जांच करने हेतु अल्ट्रासोनोग्राफी जो है उनका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? तो ये पॉइंट्स आप थोड़े कवर कर लो। बस यही चीजें होती है इसमें, ज्यादातर इंपॉर्टेंट जो बातें हैं। ठीक है ना?
पहले देखो भाई, यहां तक तो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। आपने पॉइंट्स को जो है कवर कर लिया है। अब थोड़े थोड़े क्या है कि बस थोड़े थोड़े यूज करते हैं, और फिर अगला भाग अगली क्लास में पढ़ेंगे अपने, ठीक है ना। ये तो आ गया चिकित्सा क्षेत्र में, ये आ गया सामान्य, है ना। अब क्या होता है कि कुछ और इसके यूज है, मतलब औद्योगिक क्षेत्रों में यूज है। जैसे बड़े बड़े उद्योगों में कल कारखानों की चिमनियां जो होती हैं, है ना, कल कारखानों की मान लो कोई चिमनियां होती है, तो बड़े बड़े उद्योगों में कल कारखानों की जो चिमनियां होती है, उन चिमनियों की कालिख उतारने में, उन चिमनियों में जो कालिख होती है, उस कालिख को उतारने में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इन पराश्रव्य ध्वनि तरंगों यूज करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी चिमनियां होती है, उनको अंदर की कालिख को उतारा कैसे जाए, तो वहां पर हम पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को अगर छोड़ेंगे ना, तो वो लगातार ऐसे टकराएंगे उसमें, तो वो चिमनी कंपन करेगी तो कालिख नीचे गिर जाएगी। तो ये टेक्निकल यूज है इसका, ठीक है ना। ऐसे लिखना है, इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है, बड़ी चिमनियों की, बड़ी चिमनियों की कालिख उतारने में, कालिख उतारने में इन ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। कालिख उतारने में इन ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। मशीनों के उन कल पुर्जों को साफ करने में हम पराश्रवी ध्वनि तरंगों का यूज करते हैं, जहां पर हमारे हाथ नहीं पहुंच पाते, हाथ नहीं पहुंच पाते, ध्वनि तरंगे तो पहुंच जाती है और उनको साफ कर देती है, ठीक है ना। मशीनों के उन भागों को साफ करने में, उन भागों को साफ करने में उपयोगी, जहां हाथ नहीं पहुंच पाते, जहां हाथ नहीं पहुंच पाते, जहां हाथ नहीं पहुंच पाते ना, वहां पर उन मशीनों के कलपुर्जों को साफ करने में हम इन ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मशीनी कलपुर्जों को साफ करने में इन ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर हमारे हाथ पहुंच नहीं पाते, ठीक है भाई। ऐसे ऊतकों का पता लगाने, कोई ऊतक अगर हमारा क्षतिग्रस्त हो गया, तो क्षतिग्रस्त ऊतक का पता लगाने के लिए हम पराश्रवी ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और मान लो कोई समुद्र में कोई पनडुब्बी है, समुद्र में कोई गहरी चट्टान है, उसका पता लगाने के लिए भी हम इसी पराश्रव्य ध्वनि तरंग का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा और समझ लो क्या हो गया। हाँ, सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समुद्र की गहराई में, समुद्र की गहराई में चट्टान, पनडुब्बी एवं डूबे हुए जहाजों का पता लगाने में, डूबे हुए जहाजों का पता लगाने में हम इन अल्ट्रासोनिक साउंड्स वेव्स का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि आपने नाम सुना होगा सोनार, सोनार पद्धति, ऐसे नाम सुना होगा। सोनार का फुल फॉर्म भी अपने पेपर में पूछा जा सकता है। सोनार, सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। ये फुल फॉर्म याद रखना है, पेपर में आने लायक है। सोनार का फुल फॉर्म आपसे कोई पूछा जा सकता है, जो है उसमें हम पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का यूज करते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग मतलब हमें, नेविगेशन का मतलब दिशा, रेंज का मतलब दूरी या गहराई। समुद्र में दूरी का मतलब क्या है? गहराई, ठीक है ना। तो उन गहराई जो है, मतलब अब इसमें क्या है, साउंड वाली जो अवसर्य सॉरी पराश्रव्य ध्वनि तरंगे होती है ना, इनसे समुद्रों में डूबे हुए जहाजों का पता लगाया जाता है, क्योंकि आपको साउंड भेजा जाता है समुद्र के नीचे, वहां पर किसी जहाज से टकराकर साउंड वापस आता है, तो अल्ट्रासोनिक साउंड तरंगे जो टकराकर वापस आती है, उससे दिशा, दूरी, गहराई, इन सब चीजों को पता चलता है। समुद्र के गहरी चट्टानों का पता लगा सकते हैं, डूबी हुई पनडुब्बियों का पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। कि जैसे समुद्र में कोई युद्ध चल रहा है,
अब पनडुब्बी आ रही है, तो कौन से किसका यूज करेंगे आप? तो वहां पर रडार सिस्टम थोड़ी काम आएगा, वहां पर सोनार सिस्टम काम आएगा। एक रडार होता है, एक सोनार होता है। रडार में रेडियो तरंगे काम आती है, सोनार में साउंड वेव्स काम आती है। ठीक है ना? तो युद्ध के दौरान समुद्री जहाजों का पता लगाना हो, डूबी हुई पनडुब्बियों का पता लगाना हो, है ना, तो उनका पता लगाने के लिए आप सोनार सिस्टम का यूज करते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है ना? समुद्र में गहरे डूबी हुई पनडुब्बियों एवं डूबे हुए पुराने जहाजों का पता लगाने के लिए जिस तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं उस तकनीकी का नाम होता है सोनार। और उस सोनार पद्धति में किस प्रकार की ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है? अवश्रव्य, पराश्रव्य या श्रव्य? तो आप बताओगे पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। मुझे लगता है आपको मैंने ध्वनि तरंगों के टाइप्स, उनके यूज आदि के बारे में बेसिक जानकारी बढ़िया तरीके से दे दी है। अब इसके बाद में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है। ध्वनि का चाल या वेग किस पर निर्भर करती है? ध्वनि के गुण क्या होते हैं? जैसे ध्वनि के अंदर प्रबलता होती है, ध्वनि के अंदर तारत्व होता है, ध्वनि के अंदर गुणता होती है, ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य, ध्वनि तरंगों का आप आयाम चेक करोगे, ध्वनि तरंगों का आवर्तकाल, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी आदि, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बनेंगे। इनके ऊपर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। फिर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाएंगे और टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक भाई, उम्मीद है यहाँ तक कि आज की इस क्लास में इतनी बात करेंगे। मिलेंगे अगले एक और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक्स लॉर्ड। जय हिंद, वंदे मातरम।